नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको गुलाम वंश के बारे में बताऊंगा, जो कि मध्यकालीन भारत का बहुत ही प्रमुख काल माना जाता है। दिल्ली सल्तनत, जिनमें बहुत सारे वंश आते हैं, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट दिल्ली वंश का अंतिम वंश जो आता है वो लोदी वंश होता है। तो ये सारी वंश दिल्ली सल्तनत में आते हैं, जिनमें से आज हम लोग गुलाम वंश की चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत ऐसा सब्जेक्ट है, यानी ऐसा पार्ट है जो कि बहुत सारे एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। टॉपिक यानी दिल्ली सल्तनत की जो टॉपिक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में 4-5 प्रश्न आता ही आता है, यानी दिल्ली सल्तनत से। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। गुलाम वंश एक छोटी सी वीडियो में पूरी ख़त्म होने वाली है, गुलाम वंश। उसके बाद हम लोग देखेंगे खिलजी वंश। जो भी वंश है हम बारी बारी से देखने वाले हैं। तो इस वीडियो की खास बात ये होने वाली है कि दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग फिल्म देखते हैं और हमारी पूरी कहानी याद हो जाती है फिल्म की, उसी प्रकार मैं आपको गुलाम वंश की कहानी बताऊंगा। और सिर्फ आपको सुनना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ सुनना है। सुनने के बाद यानी वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको फ़ोन बंद कर देना है और एक नोटबुक लेना है और खुद से आपको जो कहानी मैंने बताया उसमें से जो भी याद है वो लिख लेना है। हाँ, हो सकता है कि कुछ तथ्य कहानी की याद न रहे, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमें याद है उसे हम नोट कर लेंगे और जो बच गए यानी जो हमें याद नहीं है उसे हम पुनः वीडियो को स्टार्ट करके कवर कर लेंगे। इससे होगा कि हमारा गुलाम वंश पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन कहीं से भी आए गुलाम वंश से हमसे बन जाएगा। तो चलिए, अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को भी प्रेस कर लिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुलाम वंश में, यानी गुलाम वंश जो आता है वो दिल्ली सल्तनत से आते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की कुछ बेसिक बातें जो है वो हम लोग देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की काल कितनी रही दोस्तों? तो दिल्ली सल्तनत की 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की काल रही। तो इसमें देख सकते हैं कि 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तान के शासक को दिल्ली सल्तनत कहते हैं। कितने? तो इसमें 5 वंश शासक किए थे, यानी 5 वंश दिल्ली सल्तनत में शासन किए थे, जो मैंने ऊपर बताया। और नीचे भी इस प्रकार से मैंने तैयार किया है कि दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश। कौन कौन से 5 वंश है? तो देखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये 5 वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। किस पे? दिल्ली सल्तनत पे। अब सभी का जो है मैंने कार्यकाल दे दिया। जैसे देखिए, गुलाम वंश कितने समय तक रहा? तो ये 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा। उसके बाद 1290 से 1320 ईस्वी तक आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तो ये तुगलक वंश जो है ये 1320 से 1414 तक रहा। ध्यान रखिए, यहाँ पे 13 लिखा गया है, ये 14 होना चाहिए था। 14 से 14 तक रहा। उसके बाद तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। तो सैयद वंश जो है ये 1414 से 1451 तक रहा सैयद वंश। और 51 के बाद आता है लोदी वंश, यानी 51 से रहा, यानी 1451 से 1526 तक लोदी वंश रहा। तो ये 5 वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत की महत्वपूर्ण, ये इसी से जो है दिल्ली सल्तनत रहा। और लोदी वंश से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है। तो चलिए, यहाँ पे देखते हैं बारी बारी से जो क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत, इनमें 4 वंश, दिल्ली सल्तनत में 4 वंश तुर्क के थे। यानी 4 वंश जो थे, यानी 5 वंश थे ना दिल्ली सल्तनत में, जिनमें से 4 वंश तुर्क के थे। जबकि अंतिम वंश जो था लोदी वंश वो अफगान का था। कहाँ के? तो अंतिम वंश लोदी वंश जो था वो अफगान का था। दिल्ली सल्तनत अपने आप में महत्वपूर्ण काल है, जिसमें महिला ने भी शासन की बागडोर संभाली थी। इसलिए जो है दिल्ली एक अपने आप में महत्वपूर्ण काल मानी जाती है। दिल्ली सल्तनत
कि दिल्ली सल्तनत की जो अंत होती है वो मुगल साम्राज्य के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो दिल्ली की अंत जो होती है दोस्तों वो मुगल साम्राज्य के द्वारा होता है। इस सल्तनत में बहुत सारे अपवित्र कार्य किए गए, जैसे मंदिर का विनाश। बहुत सारे मंदिर थे उस समय में विनाश कर दिया गया। आप तो नालंदा विश्वविद्यालय को जानते ही हैं, उसे भी ध्वस्त कराया गया और कुछ अपवित्र कार्य किए गए दिल्ली सल्तनत में। तो इन सभी जानकारी मैं नीचे देने वाला हूं कि दिल्ली सल्तनत में मंदिर का नष्ट किसने करवाया और ये नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किसने कराया। तो पहले यहाँ से गुलाम वंश की देख लेते हैं। तो गुलाम वंश, इतिहासकारों ने इसे गुलाम वंश कहा। कौन कहा? तो इतिहासकारों ने इसे गुलाम वंश कहा, क्योंकि इस वंश के कुछ शासक जो थे वो गुलाम रह चुके थे। यानी गुलाम वंश के नाम जो पड़ा वह अपने शासक के अनुसार पर पड़ा। जो इसमें शासक जो थे वह किसी न किसी के गुलाम रह चुके थे, इसलिए गुलाम वंश पड़ा। लेकिन गुलाम वंश उपयुक्त नाम नहीं था। गुलाम वंश के अन्य दो नाम थे। कौन? मामलुक वंश और इलवड़ी वंश। मामलुक वंश और इलवड़ी वंश, क्या इनमें से नाम प्रचलित हुआ? तो देखिए, मामलुक वंश, मामलुक वंश उपयुक्त, ये भी नाम जो है उपयुक्त नहीं था, क्योंकि मामलुक का मतलब होता है बेगुलाम जिनके माता पिता स्वतंत्र हो, या फिर बेदास जिनका उपयोग सैनिक कार्य के लिए किया जाता हो, उसे कहते हैं मामलुक वंश, मामलुक में कहते हैं। और उसके बाद तो यहाँ से तो स्पष्ट हो गया कि मामलुक और गुलाम ये नाम प्रचलित नहीं था। तो इलवड़ी वंश क्या प्रचलित था? तो यहाँ पे देखते हैं, इलवड़ी वंश, यह नाम सर्वाधिक उपयुक्त था। यानी यह नाम जो है गुलाम वंश और मामलुक वंश के अपेक्षा में यह बहुत ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के बाकी सभी शासक जो था वह इलवड़ी जाति के तुर्क थे, इलवड़ी जाति के थे, इसलिए जो है इलवड़ी वंश प्रचलित हुआ। पर हम लोग क्या जानते हैं? गुलाम वंश। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या कहा जाता है। तो गुलाम वंश, यहाँ पे गुलाम वंश के शासक दे दिया गया है, यानी जितने भी शासक थे उनका नाम दे दिया गया है। तो सबसे पहले यानी गुलाम वंश के जो स्थापना किए वह संस्थापक जो है गुलाम वंश के, वह कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की कार्यकाल जो है यानी कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक इन्होंने कार्य किए और इनकी मृत्यु हो जाती है। वह कहाँ हो जाती है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पे बैठते हैं गुलाम वंश की, और 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके एक पुत्र थे आराम शाह। तो आराम शाह इनके बाद जो है वो गद्दी पे बैठते आराम शाह। आराम शाह के बाद जो इनकी हत्या हो जाती है, आराम शाह के बाद आराम शाह की हत्या हो जाती है, और इनके बाद जो गद्दी पे बैठते हैं यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और इनके जो थे ये गुलाम, तो दामाद और गुलाम बैठते इल्तुतमिश। दामाद थे भी और गुलाम भी, तो ये इल्तुतमिश बैठते, इनके भी कार्यकाल दिया गया है। मैं सभी का कार्यकाल नीचे दे दिया गया हूँ। और इल्तुतमिश के दो पुत्र एक पुत्री थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, महिला की जो बात हुई थी वह इल्तुतमिश के ही बेटी थी, इल्तुतमिश के ही बेटी थी। तो देखिए रजिया बेगम। तो इल्तुतमिश के एक पुत्र थे रुकनुद्दीन और एक था मुइजुद्दीन बहराम, और एक पुत्री थी रजिया बेगम। ये सभी शासन पे बैठे। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज की एक बेटा आता है, वो भी शासन करते हैं, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह इन्होंने शासन किया। अलाउद्दीन मसूद शाह जो थे वो रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था और इल्तुतमिश का पुत्र था। अब अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद आता है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। कौन? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठते। और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के बाद ये आता है बलवन। बलवन कुछ समय तक गद्दी पे बैठते हैं, कुछ समय क्या काफ़ी समय तक ये बलवन बैठते हैं। और लास्ट जो आता है 10 नंबर कैकुकबाद या फिर कैमूर्स, ये भी कुछ वर्ष तक यानी 4 वर्ष तक यहाँ 84 है, तो ध्यान रखिएगा 86 होगा। 1286 तक शासन किया ये बलवन, और 86 के बाद कैकुकबाद या फिर कैमूर्स ये 90 तक शासन किया, और यहाँ से जो है गुलाम वंश की समाप्ति हो जाती है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं गुलाम वंश की। वो तो शासक की चर्चा रहा था,
उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से गुलाम वंश के संस्थापक और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना किया गया। गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना किया था, इसलिए प्रथम शासक जो हुआ वह कुतुबुद्दीन ऐबक ही हुआ। कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक की ये इमेज है। चलिए, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो आप देख रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो अरे मोहम्मद गौरी कौन था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी की ये रही फोटो, यहाँ देख ले। तो मोहम्मद गौरी की ये फोटो है, देख लीजिए। और मोहम्मद गौरी जो था वो गौर राज्य का शासक था। कौन था? मोहम्मद गौरी गौर राज्य का शासक था, जिन्होंने चंदावड़ की युद्ध कब? 1194 ईस्वी में जीतकर भारत के जितने भी विजित प्रदेश था, यानी जीते भी प्रदेश था, जीते हुए प्रांत जो थे, उन्होंने अपने सेनापति, कौन? मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापति, गुलाम सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिए और वह खुद गजनी लौट गए। कहाँ पे? तो वह गजनी लौट गए। तो गजनी साहब की यानी मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है। मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है 15 मार्च। कब? 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। और फिर इसकी गुलाम सेनापति यानी मोहम्मद गौरी की गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करते हैं 1206 में ही। यानी मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। कब? 1206 में। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना करने के बाद अपना राजाभिषेक कब किए? 24 जून 1206 ईस्वी को अपना राजाभिषेक किया, यानी गद्दी पे बैठे, जो कि इन्होंने अपनी राजधानी यानी गुलाम वंश की राजधानी कहाँ स्थापित की? ये लाहौर में रखे। गुलाम वंश की राजधानी कहाँ है? तो लाहौर में स्थानांतरित किए। कौन किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डाली। दोस्तों, कुतुब मीनार कहाँ है और कितनी ऊंचाई यानी कि हाइट जो है कुतुब मीनार की, इसकी आंसर आपको कमेंट करके बतानी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, जो कि ये दिल्ली में है। कुतुब उल इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में है। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का नामक मस्जिद है, उसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किए थे। अब यहाँ से देखिए, कुतुबुद्दीन के अन्य नाम भी एक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि लाख बख्श मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, इसलिए उन्हें लाख बख्श कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला इनके सेनानायक बख्तियार खिलजी थे। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना नायक कौन था? बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किए थे। अब यहाँ से इनकी मृत्यु के बारे में देखेंगे। तो ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो ये चौगान खेलते थे, उस समय ये घोड़े से गिर जाते हैं, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इनके एक पुत्र थे आराम शाह, उन्होंने गद्दी संभाली। आराम शाह इनकी मृत्यु के बाद गद्दी को संभाली। अब देखिए, इनकी जो समाधि स्थल जो है वो अनारकली कहाँ है? लाहौर बाजार में है। तो अनारकली जो बाजार है वो कहाँ है? लाहौर, यानी गुलाम वंश की राजधानी में। तो यहाँ अब उसके बारे में देखेंगे। जैसे देखिए, गद्दी, इनकी मृत्यु के बाद गद्दी कौन संभाला? आराम शाह ने। इसकी उत्तराधिकारी पुत्र था आराम शाह, जिन्होंने केवल 8 महीने शासन किए। कितने? जिन्होंने केवल 8 महीने शासन किए। तो 8 महीने क्यों, उसका भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है, यानी उसकी हत्या हो जाती थी। आराम शाह की हत्या हो जाती थी, जिसके कारण वो 8 महीने ही शासन किए। अब इल्तुतमिश आते हैं। तो इल्तुतमिश जो थे वो तुर्किस्तान थे, जो कि गुलाम और दामाद भी था। जो इल्तुतमिश जो था तुर्किस्तान था, और गुलाम और दामाद किसका था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। तो ये रही इल्तुतमिश की फोटो,
ये रही इल्तुतमिश की फोटो, यहाँ देख सकते हैं। तो इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके, यहाँ पे स्थापित लिखा गया है, स्थानांतरित करके दिल्ली ले आया। कहाँ ले आया? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली ले आया। और कुतुबुद्दीन ने कहाँ किया था राजधानी? तो दिल्ली में, कहाँ किया था? लाहौर में किए थे। और लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली ले आए। कौन? इल्तुतमिश ने। इन्होंने इक्ता प्रणाली को चलाया। इक्ता प्रणाली को कौन चलाया? तो इल्तुतमिश ने चलाया। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। तो कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया किसने? तो ये इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की पूर्ण कराया। और नींव किसने डाला था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाली थी और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। इसकी हाइट कितनी है कुतुब मीनार की? इसकी आंसर आपको कमेंट करके बतानी है कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। इल्तुतमिश द्वारा किया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कुतुब मीनार को पूर्ण कराया गया। और इन्होंने सबसे पहले, इंपॉर्टेंट ये है, इन्होंने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। यानी शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किया? तो ये इल्तुतमिश ने किया। और किस वंश से? तो ये गुलाम वंश से। तो चांदी का टका एवं तांबे का जीतल भी इन्होंने चलाया था। अब देखिए यहाँ से जो इनकी मृत्यु के बारे में बताया जा रहा है। जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु जो हो जाती है 1236 में हो जाती है। कब होती? 1236 में। और 1212 में इन्होंने गद्दी पे बैठा था। 1211 में इन्होंने गद्दी पे बैठा और 1236 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तथा इनके पुत्र, यानी इनके मृत्यु के बाद इनके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज ने 1236 में गद्दी पे बैठते हैं। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज ने इनके मृत्यु के बाद गद्दी पे बैठते हैं, वह भी कुछ समय के लिए। जैसे देखिए रुकनुद्दीन फिरोज यह अयोग्य शासक था। क्या है? रुकनुद्दीन फिरोज थे वह रुकनुद्दीन फिरोज जो थे वह एक अयोग्य शासक थे, जिन्होंने इन्हें शाह तुर्कान के कारण इन्हें से गद्दी से हटा दिया गया था। रुकनुद्दीन फिरोज को शाह तुर्कान के कारण इन्हें गद्दी से हटा दिया गया था। और गद्दी से हटने के बाद इनकी बहन, छोटी बहन जो थी वह रजिया बेगम, इन्हें गद्दी पे बैठा दिया गया था। रजिया बेगम को गद्दी पे बैठा दिया गया था। रजिया बेगम को भी कुछ समय के बाद हटा दिया गया। जैसे रजिया बेगम जो थी वह प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, इसलिए ये प्रचलित हुए। जैसे प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। कौन? रजिया बेगम। रजिया बेगम ने, यानी रजिया ने मलिक जलालुद्दीन यकीत को अमीर ए आखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किए थे। अमीर ए आखूर यानी घोड़े का सरदार किन्हें नियुक्त किया? तो मलिक जलालुद्दीन यकीत को कौन किया? तो ये रजिया बेगम ने किया था। अब यहाँ पे देखिए इनकी शासन काल जो था वो 36 से 40 था। 36 से 40 किन की? तो ये रजिया बेगम की। रजिया बेगम यानी गौर तुर्कों को सामंत बनाने के लिए रजिया के प्रयास से तुर्क अमीर विरोधी हो गए। यानी गौर जो तुर्क थे इन्होंने क्या किया था? तो रजिया के सामंत बनाने के लिए तुर्क को, गौर तुर्क जो थे इनके खिलाफ जो थे उन्हें सामंत बनाने के लिए रजिया ने प्रयास किया। पर इनके ही अपने जो थे यानी अमीर विरोध हो गए। तुर्की के अमीर जो थे इनके विरोध हो गए और इन्हें बंदी बना लिया गया। रजिया बेगम को बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाने के बाद दिल्ली की गद्दी पर इनके भाई, छोटे भाई जो थे मुइजुद्दीन बहराम को गद्दी पे बैठा दिया गया। यानी इल्तुतमिश के छोटा बेटा मुइजुद्दीन बहराम को गद्दी पे बैठा दिया गया। अब इन्हें भी मृत्यु दे दी जाती है, यानी हत्या कर दी जाती है। अब यहाँ से देखिए रजिया की शादी हो जाती है। तो रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ होती है। अल्तुनिया के साथ होती है और शादी करने के बाद ये जो रजिया बेगम है किसके साथ हुआ? तो अल्तुनिया के साथ इनकी शादी हो गई। और अल्तुनिया के साथ शादी करने के बाद इन्हें पुनः गद्दी प्राप्त करने की प्रयास किए। रजिया बेगम पुनः गद्दी प्राप्त करने की प्रयास किए, पर उसमें असफल रहे। क्या हुआ? तो असफल रहे। रजिया बेगम उसमें असफल रहे। और रजिया बेगम की 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के पास गुंडों द्वारा, डाकुओं द्वारा हत्या कर दी जाती है। कब? तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के पास डाकुओं द्वारा रजिया बेगम की हत्या कर दी जाती है। और कुछ दिन बाद यानी 2 साल बाद इसकी भी हत्या कर दी जाती है। इनके छोटे भाई कौन था? तो इनके छोटे भाई
छोटे भाई जो था बहराम शाह, इनकी भी हत्या कर दी जाती है 42 में। यानी बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। और बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बने। तो मसूद शाह कौन था? तो ये रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था, रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था, यानी इल्तुतमिश का पुत्र था। इन्हें यानी अलाउद्दीन मसूद शाह को बलबन के षड्यंत्र द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटा दिया जाता है, यानी सुल्तान के पद से हटा दिया जाता है। किसके? तो बलबन के षड्यंत्र के द्वारा। और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को सुल्तान बना दिया जाता है। कब? तो 1246 में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को सुल्तान बना दिया जाता है। अब नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, ये रही इनकी इमेज। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ऐसा सुल्तान थे जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे, यानी जीवन बिताते थे। इसलिए बलबन ने इसे सुल्तान बनाया था। ये एक रोमांटिक किस्म के, रंगीले किस्म के आदमी थे, यानी रंगीले किस्म के इंसान थे। नासिरुद्दीन का विवाह बलबन की पुत्री के साथ कराया गया। किनके साथ? तो नासिरुद्दीन की जो विवाह हुई ये बलबन के पुत्री के साथ कराया गया। और नासिरुद्दीन की जो बैठाया था गद्दी पर, ये बलबन ने ही बैठाया था। अब यहाँ देखिए नासिरुद्दीन मोहम्मद ने, इन्होंने एक काम किया। जैसे नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उगलू खां की उपाधि दी है। तो ये इम्पोर्टेंट होने वाली है, ये इम्पोर्टेंट होने वाली है कि नासिरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि दी? तो उगलू खां की उपाधि दिए थे। कौन सी उपाधि? तो उगलू खां की उपाधि। उगलू खां की उपाधि बलबन को किसने दिया? तो ये नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने दिए थे। अब यहाँ से नासिरुद्दीन के बाद इनकी भी हटा दिया जाता है गद्दी पे 1266 में। पर नासिरुद्दीन के बाद जो गद्दी पे बैठते हैं वह खुद बलबन बैठता है। कौन बैठता है? 1266 में खुद गद्दी पे बैठते हैं बलबन साहब। तो बलबन ये 1266 ईस्वी में बैठते हैं, पर बलबन नाम नहीं रहता। क्या? गियासुद्दीन नामक से बैठते हैं। गियासुद्दीन बलबन नामक के गद्दी पे बैठते हैं। जब ये गद्दी पे बैठते हैं तो इनका नाम बदल दिया जाता है, यानी गियासुद्दीन बलबन के नाम से ये दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था, जिन्होंने इल्तुतमिश का गुलाम था। तो देखिए गुलाम किसी न किसी का गुलाम तो सब है, इसलिए गुलाम वंश पड़ा था। तो ये जो है बलबन किसका गुलाम था? तो ये इल्तुतमिश का गुलाम था। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो किसी न किसी शासक किसी के जो है गुलाम ही है। तो अब यहाँ पे बलबन के बारे में देखते हैं। तो बलबन मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा किए थे। बलबन जो है मंगोल आक्रमण किया था दिल्ली पे, उस समय रक्षा किए थे दिल्ली की। सफल भी रहे, रक्षा करने में सफल रहे बलबन साहब। अब यहाँ से देखिए बलबन ने कार्य किया, क्या किया? तो राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी। कब? राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की। तो राज दरबार में किसने किया? तो बलबन ने ही किया। बलबन, यहाँ बलबन लिखा गया। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवजोत उत्सव को प्रारंभ करवाया। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपसे नवजोत उत्सव जो है वह किसने प्रारंभ किया? तो बलबन ने किया। और नवजोत उत्सव जो है वह किस पे आधारित है, यानी किस लिए मनाया जाता है? तो ये फारसी रीति रिवाज पे आधारित है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बलबन की कार्यकाल कितनी रही थी? तो ये 1266 से 86 तक रहे थे। 1266 से 86 तक रहे थे। अब यहाँ से बलबन ने कठोर लौ रीति का अपनाया था। कठोर लौ एवं रक्त की नीति अपनाए थे बलबन साहब। तो किसके लिए अपनाए थे? तो ये अपने विरोधियों के लिए अपनाए थे। बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति अपनाए थे विरोधियों के लिए। किसके लिए? विरोधियों के लिए। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि, फारसी के कौन प्रसिद्ध कवि? खुसरो, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। आपसे पूछा जाएगा
कि फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किनके दरबार में रहते थे, तो ये बलबन साहब के दरबार में रहते थे। या फिर अमीर हसन किनके कवि थे, यानी कौन से कवि थे, किसके कवि थे, तो ये फारसी के कवि थे और ये बलबन के दरबार में रहते थे। तो ये रही बलबन के बारे में। अब आता है बलबन के बाद गद्दी पे सैमुद्दीन कैमूर्स, यानी ये जो है सैमुद्दीन कैमूर्स जो है ये गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। गुलाम वंश के अंतिम शासक जिन्होंने 1286 में गद्दी पे बैठे थे। तो देखिए गुलाम वंश के अंतिम शासक जो हुए वो सैमुद्दीन कैमूर्स हुए। सैमुद्दीन कैमूर्स हुए ये 1286 में गद्दी पे बैठते हैं और 90 तक शासन करते हैं। इन्हीं के शासनकाल से गुलाम वंश की समाप्ति होती है। इन्हीं के शासनकाल से गुलाम वंश की समाप्ति होती है। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन था? कैमूर सैमुद्दीन। तो ये रहा गुलाम वंश के अंतिम शासक। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों।